नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की हमारी कहानी है अचानक पीहर पहुंची बेटी ने जब अपनी मां को भाभी से पिटते देखा। रवीना जी समाज कल्याण विभाग में एक उच्च पद पर काम करती हैं और इसके साथ साथ वह बुजुर्गों व बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। बहुत से बुजुर्गों को उन्होंने वृद्धाश्रम से निकालकर उनका हक दिलाया और वापस उनके घर तक पहुंचाया है। वे विधवा और बेसहारा महिलाओं की भी बहुत मदद करती हैं और हमेशा उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक जब वो अपने पीहर पहुंची और अपनी ही माँ को जब भाभी से पिटते देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा, लोग सच ही कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है। उसके बाद रवीना ने अपने भाई भाभी के साथ जो किया वो दूसरों लोगों के लिए भी एक सबब बन गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कमला जी को एक कमरे में बंद किया गया था। वो 2 दिन से भूखी हैं। जैसे ही दरवाजा खुला वह बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर बड़बड़ाती हुई बोलती जा रही थी। अब तो खाना दे दो बेटा, भूख लगी है। देखो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। बस बहू, बासी ताजा जो भी है दे दो। कहते कहते कमला जी फपक फपक कर रोने लगी कि तभी उनकी बहू मोना आंखें दिखाकर बोली, बुढ़िया चुपचाप यहीं बैठी रहे, वरना वह भी नहीं दूंगी। कमला जी किसी छोटे से बच्चे की तरह वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी मोना तमतमाती हुई और बड़बड़ाती हुई एक कटोरे में चावल और नमक लिए बाहर आई और उनके सामने टूटी कटोरी में डालकर कहती है, ले बुढ़िया ठूंस ले। 70 साल की हो गई है पर अभी भी भूख कितनी लगती है। लगता है स्वर्ग धारने तक मुझे कंगाल ही कर देगी। मोना की उस कटोरे में चावल डालते ही कमला जी झटपट उसे खाने लगती है। वह थे तो सिर्फ रात के बचे चावल और नमक ही, पर उन्हें भी वह इतनी चाव से खा रही थी। उसे 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। वह बहुत भूखी थी और अब जो मिला था उसे फटाफट खाकर अपना पेट भर लेना चाहती थी। कमला जी को ऐसे खाते देख मोना जल भुन जाती है और कमला जी के चावलों को जमीन पर फेंक देती है। कमला जी थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही और फिर जमीन से ही चावल उठाकर खाने लगती है। इतने में मोना की कुछ सहेलियां भी वहां आ जाती है और कमला जी को ऐसे खाते हुए देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए उनका मजाक बनाने लगती हैं। कमला जी इतने दिन से भूखी थी, उन पर किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन्हें अपमान महसूस हुआ। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो जाता है कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। मोना की एक सहेली बोली, अरे वाह मोना, तूने अब भिखारी को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। तू ये नेक काम कब से करने लगी? मोना मुंह बनाती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, ये सास है मेरी, गांव की अनपढ़ गवार, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रही है। कमला जी जमीन पर पड़े खाने को बड़े प्यार से खाए जा रही थी। वह बासी चावल और नमक और उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोना की सहेलियां उन पर बेशर्म की तरह हंस रही थी कि तभी उसकी एक सहेली ने मेज पर रखा एक रोटी का टुकड़ा ले जाकर कमला जी की तरफ दिखाया। उस टुकड़े को देखकर कमला जी की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कभी उसको कमला जी के आगे करती तो कभी पीछे खींचती और सारी सहेलियां, जो कि अमीर घराने की एक नंबर की बिगड़ैल औरतें थीं, कमला जी की दशा पर ठहाका मारकर हंस रही थी। यह सब देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह उस टुकड़े को जमीन पर फेंक कर बोली, ले बुढ़िया खा ले। मोना भी वहीं पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ कमला जी का मजाक बनते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चांटे से हंसी ठिठोली की आवाज सन्नाटे में बदल गई। कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की?
तब एक और तमाचा मोना की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा कमला जी के कदमों में जाकर गिरी। मोना और उनकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी कि तभी मोना डरती हुई कदमों से उसके पास जाकर बोली, दीदी ये क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से पेश आने की। कि तभी एक झन्नाटेदार तमाचा मोना के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी, आपको एक बूढ़ी लाचार माँ के साथ ऐसा करते हुए। तभी रवीना गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफी नहीं मांगी तो तुम लोगों का मैं ऐसा हाल करूंगी कि तुम दोबारा किसी गरीब का मजाक बनाने से भी 10 बार सोचोगे। रवीना को गुस्से में बढ़ता हुआ देखकर मोना की सारी सहेलियों ने कमला जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग गई। रवीना की पहुंच काफी दूर तक है, इसी कारण मोना रवीना की तेज आवाज से भी कांप उठती है। तब रवीना ने कहा, और भाभी आप, अरे माना कि आपकी माँ नहीं है तो क्या दूसरे की माँ का मान सम्मान क्या होता है वह भूल गई आप। क्या कमी रखी थी मेरी माँ ने आपको। शादी के 1 महीने तक आपको धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया, पलकों पर बैठाकर रखती थी आपको। यहाँ तक कि तुमको जल्दी उठने की आदत नहीं थी और बिस्तर पर जब तक चाय नाश्ता ना मिले तो आपकी आंखें नहीं खुलती थी। मेरी माँ आपके उठने से पहले ही आपको ग्रीन टी आपके हाथ में पकड़ा देती थी, चाहे वह कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। हमसे ज़्यादा प्यार उन्होंने आपको किया, यह सोचकर कि बचपन में आपको माँ का प्यार नहीं मिला तो वह आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। लेकिन तुमने मेरी माँ की ममता, उनके प्यार का यह सिला दिया। रवीना ने रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। कमला जी एक सीधी सादी महिला थी। पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण, उनके भविष्य को सुधारने में गुजार दिया। कमला जी के पति मोहन जी एक किराने की दुकान चलाते थे, उसी से अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरत बढ़ने लगी तो उन्होंने रात को भी कहीं पर काम कर लिया और बेचारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में रात दिन एक कर दिया करते थे। मोहन जी काम करने की मशीन बनकर रह गए थे, न खाने की शुद्ध न पहनने की। दोनों बेटियों को उन्होंने बेटे के समान ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सबसे पहले बेटियों की शादी की। रवीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो उसने पढ़ाई के बल पर ही मेहनत करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उनकी हालत और भी बदतर हो गई। बेटा कोई काम नहीं करता था और अब भी मोहन जी को ही पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। एक रात 3 बजे सुबह वे अपने काम से लौट रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से कमला जी अपनी सुध बुध खो बैठी थी। ससुर के मरते ही मोना ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता की किराने की दुकान। लेकिन जाने से पहले मोहन जी ने एक अच्छा काम किया था जिसके बारे में बस रवीना और राशि को पता था। राशि उनकी छोटी बेटी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक शाम को वह खटिया पर लेटी थी कि तभी उनका पोता हर्ष एक प्लेट में कुछ पकोड़े खाता और फोन चलाता हुआ आता है और अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछा। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया कमला जी को ऐसा खाना खाए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। पकोड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आया पर वह एक भी पकोड़े खाने से डर रही थी। हर्ष बार बार कह रहा था, लो ना दादी एक तो ले लो, पर कमला जी मना किए जा रही थी तो इस पर हर्ष उनके मुंह में जबरदस्ती एक पकोड़ा डाल देता है। वो आंखें बंद करके पकोड़े का स्वाद ले रही थी कि तभी किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जब कमला जी ने आंखें खोली तो मोना उनके बालों को पकड़े खड़ी थी और बगल में हर्ष भी डर के मारे जा चुका था। मोना कमला जी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का पकोड़ा छीनकर खाने की। बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा। कमला जी बोली, बेटा मैंने नहीं लिया था, वह तो हर्ष ने ही खुद मेरे मुंह में डाल दिया था।
मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी। बस एक ही खाया था, मत मारो, कमला जी कहती जा रही थी। लेकिन मोना उन्हें मारती जा रही थी और बोली, बुढ़िया, एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग दल रही है, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही है। आज जो तेरे बदन की एक एक हड्डी को ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी मोना नहीं। इसी तरह बहुत देर तक कमला जी को बहुत बुरी तरह पीटती रही। जब मोना का गुस्सा शांत हुआ तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। बुढ़िया, अब खा तो पकौड़ी। मोना की मार से कमला जी बहुत देर तक वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी रही। करीब 1 घंटे बाद हर्ष डरते डरते आया और उसने अपनी दादी को पानी पिलाया। तब जाकर उन्हें होश आया। लेकिन उसे भी मोना ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद कमला जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर सो गई। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी, या तो कोई काम करती थी या तो अपनी खटिया पर लेटी रहती थी। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, घर के अंदर से उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं आंगन में पड़ी पड़ी मक्खियों के साथ बातें करती रहती थी। उनका बेटा महेश, जो कि बाजार में अपने पापा के बनाए हुए किराने की दुकान को चलाता था, ना जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता, पर कभी भी अपनी माँ से उनका हाल चाल भी नहीं पूछता था। वही मोना की बातें करें तो वह कमला जी की आवभगत तभी करती थी जब उसकी दोनों ननदें वहां आती थी। उनके सामने वह कमला जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर चली जाती थी तो सारी सेवा सूद समेत वसूल करती थी। वैसे तो कमला जी ने कई बार चाहा कि बेटियों को मिलकर महेश की असलियत बता दे, पर फिर भी वह यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से मोना उसे इस घर से ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों की सिर का बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित हैं। एक दिन सुबह की बात है, कमला जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी राशि आने वाली है। कमला जी बड़ी खुश हो जाती है। चलो, आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि रवीना 1 साल पहले आई थी। वहीं पर मोना गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब इनके साथ साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। मेरा बस चलता ना तो इस बुढ़िया को जहर दे देती। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब रवीना आ गई, रवीना के आने का समय शाम का था, जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से ही अपने भाई भाभी को नहीं दी, क्योंकि वह जल्दी आकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन रवीना ने जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी माँ को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवीना ने भी समय की नजाकत का समझा, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी वह उसे अभी खोलना नहीं चाहती थी। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था। अब उम्र भी काफ़ी हो गई है। वह बातों बातों में एक बात करना भूल ही गई। भाभी, कल राशि दीदी भी आ रही हैं। वे क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रखी है, जो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ को अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनकी जायदाद में उन्हीं का सारा हिस्सा होना चाहिए। रवीना ने मोना को अपने जाल में रखते हुए कहा। यह सुनकर मोना के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर कमला जी रवीना की बातों से दुखी हो जाती है और सोचती है, मेरी भोली बेटियां अपनी माँ की आंखों को काश बढ़ पाती, उसका दर्द देख पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, और अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। कमला जी तो सब कुछ रवीना को बताने ही वाली थी। कमला जी यह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसीलिए रवीना को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं कि तभी रात में दबे पाँव मोना आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर जाने को कहती है। कमला जी दबे पाँव मोना के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली आती हैं। मोना कमला जी को रसोई में ले जाकर
गुर्राती हुई बोली, बड़ी आराम फरमा रही है, और अगर तूने अपनी जबान खोली तो बुढ़िया पता है ना तेरे साथ फिर मैं क्या करूंगी। एक बार ये तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दें, उसके बाद तो उनके सामने यह सारी ढोंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना जाना बंद ही कर दूंगी। इससे पहले जरा भी कोई बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की बात? उससे भी ज्यादा दाग होंगे तेरे बदन पर। कमला जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूंगी, बस तू मुझे मारना मत। कमला जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही दफन कर लिया। अक्सर जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती हैं, लेकिन यहाँ तो कमला जी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी। अगले दिन कमला जी की छोटी बेटी राशि भी आ जाती है, तो उसे देखते ही मोना और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद ये पहली बार हो रहा था कि नंदों के आने पर मोना इतनी खुश थी। कमला जी जानती थी कि इन सब के पीछे मोना उनके साथ और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को राशि बोली, भैया कागज तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। इतना सुनते ही कमला जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे यह सब करने की क्या जरूरत थी? पापा ने कुछ सोच समझकर यह सब किया होगा। कमला जी के मुंह से यह बात सुनते ही उनका बेटा महेश और बहू मोना बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूरने लगे कि तभी रवीना कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर अब जब हम अपने घर में रच बस गए हैं, फिर इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है? अपनी दोनों बहन के मुख से प्रॉपर्टी देने की बात सुनकर उसका भाई महेश और उसकी पत्नी मोना बहुत खुश हो जाते हैं। वह सब जान रहे थे कि एक बार बहन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ दे, उसके बाद तो हम जैसा मन वैसा करेंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने मोना से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस बार हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उनकी बाजार जाते ही मोना ने पूरा मौके का फायदा उठाया कमला जी पर अपनी भड़ास निकालने का। कमला जी के पास पनीर का एक टुकड़ा लेकर आई और कहने लगी, बुढ़िया पनीर के पकोड़े खाने थे ना तुझे, ले इतना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए। यह कहकर लाल मिर्च पाउडर उस पनीर के टुकड़े में डाल देती है और कहती है, अब खा ले इसे। कमला जी ने कहा, नहीं बहू इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती। बुढ़िया अब तेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुझे बचाएंगे। हाथ जोड़ते हुए कमला जी ने कहा, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही थी, और अब इतनी मिर्ची से कहीं मैं मर ना जाऊं। मर जाए तो भी चलेगा, पर जो बच गए तो बहुत तड़पेगी। बहू ऐसा जुल्म ना करो, मुझे जहर लाकर दे दो, हमेशा के लिए यहाँ से तुमसे दूर हो जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज मुझ पर अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोना ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता। सब करके मुझे जेल नहीं जाना, पर जितने दिन भी जिएंगी मैं तेरा हाल ऐसा ही करूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी। मोना ने आंखें दिखाकर कहा, और वह पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती कमला जी के मुंह में डाल रही थी। तभी राशि पीछे से आकर मोना को धक्का देकर एक जोर का तमाचा मारकर कमला जी से दूर कर देती है, और राशि लगातार कई थप्पड़ मोना को मारती चली जाती है। ये क्या कर रही हो तुम राशि? मोना ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए कम है, राशि ने कहा। पीछे से महेश भी आ जाता है। तब मोना तुरंत कहती है, देखिए जी, आज ये छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। इस घर में जब मैं आई थी कितनी छोटी थी, माँ बनकर इसका ख्याल रखा, और आज ये मुझ पर हाथ उठा रही है। महेश ने कहा, ये क्या है राशि, तुम लोग ये सब करने आए हो यहाँ? अब ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा और मोना का हुक्म चलेगा,
और हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ अब कभी मत आना। हमारा घर? मोना ने महेश से पूछा। मोना, ये लोग अभी अभी मेरी दुकान पर वकील को लेकर मुझसे दस्तखत करवाने पहुंचे थे। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं तुम्हें इनकी चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए, महेश ने कहा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने आपके दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाए और मुझे बाजार कहकर गई थी। मोना ने कहा तो इस बात पर रवीना और राशि जोर जोर से हंस पड़ी और फिर वो बोली कि जो भी कहो भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है। इसलिए हमने दुकान पर जाकर दस्तखत कराए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपके सामने चालाकी करना मुश्किल होता। ये क्या मजाक है रवीना, महेश ने आंखें दिखाकर कहा। तो राशि अपने भाई को एक जोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरू से बताती हूँ। अब रवीना सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर राशि और रवीना यहाँ पर किस लिए आई थी। वह क्यों अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती थी। इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। रवीना ने कहा, भाभी, आपको याद है उस दिन जिस दिन हर्ष माँ को जबरदस्ती पकोड़े खिला रहा था? उसी समय आपसे मैंने कुछ देर पहले फ़ोन पर बात की थी। आपने सोचा फ़ोन कट गया, लेकिन फ़ोन कटा नहीं था। मैंने सारी बातें सब कुछ सुन लिया था। वह मोबाइल हर्ष अपने पास लिए हुआ था और पकोड़ा खाने में व्यस्त था। शायद ही किसी गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकोड़े के लिए पूछ रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह पता चल गया था कि माँ के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैंने तुरंत राशि दीदी से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। रवीना ने कहा, हम चाहते तो कब का आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मजा नहीं आता जो आज आया। भैया, तुम्हें क्या लगा अचानक से आपको आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ ली? हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीनकर माँ के नाम कर दें, फिर आप लोगों को भी आपकी ससुराल भेज देंगे। उसी दिन की बात और मारपीट की बात रवीना के फ़ोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। रवीना ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गई थी तभी एक कैमरा यहाँ घर के एक कोने में लगा कर गए थे। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से बुरा व्यवहार करेंगी। क्या सच में? अपनी बेटी की बात सुनकर कमला जी ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? कमला जी ने नम आंखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से भी छुआ तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे। कमला जी बोली, जानती है बेटा, जब भी मारती है ना तो 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती। कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती है। यह कहकर कमला जी अपने आंसू को पोंछने लगती है और अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी मगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीटकर इतने निशान दिए हैं कि मैं दर्द से पूरी रात कराती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आई। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें नहीं बताया? क्यों इसके अत्याचार सहती रही? राशि ने कहा तो कमला जी बोली, डर लगता था बेटा। इसके मार तो फिर भी सह लेती थी, पर उस दिन जब महेश ने मारा था ना, तो मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज भी आती थी। एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। बेटियों ने कहा, माँ, आपकी हर चोट का हिसाब होगा। इन्हें तो अब सजा हम दिलवा देंगे कि हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मोना ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस भी आ गई।
ले जाइए इन्हें और हम इसके खिलाफ सबूत पीछे से लेके आते हैं। राशि ने तैस में आकर कहा। राशि और रवीना ने अपने भाई भाभी को 2-2 साल की सजा दिलवाई। रवीना बोली, माँ अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलें, वहाँ आप हमारे साथ रहना। रवीना की बात सुनकर उसकी माँ कमला जी ने कहा, बेटा जब ये बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं तो अकेली भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दो। अब से मैं अपने कमरे में सोऊंगी और जो मन में होगा वो खाऊंगी। कमला जी एकदम बच्चों की जैसी हरकतें करने लगी, जिसे देखकर रवीना और राशि की आंखों में आंसू आ गए। रवीना और राशि ने अपनी माँ के लिए एक सहायिका रख दी। 24 घंटे माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार बेटियां उनसे मिलने आती हैं। मोना और महेश जेल से छूटकर दोबारा माफ़ी मांगने पहुंचे तो कमला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। दोनों वहां से सिर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। उधर कमला जी अपने घर में आराम से रह रही थी। दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा ना करे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। क्या हो गया है कलयुग की औलादों को जो अपने माँ बाप को इस तरह से सता रहे हैं। हालांकि हम सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें अखबार में आए दिन पढ़ने को मिलती हैं और बुजुर्गों की आपबीती सामने आ रही है। उसे भी जो झुठलाया नहीं जा सकता, यह कड़वी सच्चाई है। इसलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।